हेलो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत मस्त हुई है, क्योंकि लड़के बता रहे हैं कि सर 82 85 तक लड़के क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो मान लीजिए तैयारी तो अच्छा होगा। तो इसमें आज बात करने वाले हैं हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 का, जिनका 4 तारीख का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। उनका आपको 25 प्रश्न इसमें जीके के मिल जाएंगे। उसका एनालिसिस आपको यहाँ से मिलने वाला है। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेगा। कुछ चीज़ आपको अलग से मैं भी बताऊंगा, जो कि अगले हो सकता है कि पेपर में आपका प्रश्न आए, तो उससे संबंधित आपको सब्जेक्टिव वाइज जीके क्वेश्चन का एनालिसिस इसमें से मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो वेलकम टू एपी कैरियर 2.3 यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एसएससी फोर्थ सितंबर का। तो सब्जेक्ट वाइज मैं क्वेश्चन आपको जो बता रहा था कि सब्जेक्ट वाइज आपको मिलने वाला है, यानी इसमें से आपको करंट अफेयर से 4 प्रश्न रहेंगे, पॉलिटी से 2 प्रश्न, भूगोल से 3 प्रश्न, इतिहास से 4 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न, विज्ञान से 2 प्रश्न रहेंगे और विविध से आपको 2 प्रश्न रहेंगे, नृत्य उत्सव कला संस्कृति से 4 प्रश्न। इतने प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। 4 2 6 3 9 4 13 13 2 15 2 17 2 19 4 आपको 23, यानी कि इसमें से 23 से 25 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से पहले हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स से आपका पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, अवार्ड से भी आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है, स्पोर्ट्स से भी आ रहा है। तो स्पोर्ट्स में देखिए आपको स्पोर्ट्स हो या करंट का मैक्सिमम 2022 से ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे बात करेंगे हम पहले प्रश्न का। तो यहाँ से पहला प्रश्न दिया है कि विराट कोहली नवंबर 2022 तक T20 इंटरनेशनल में कितने रन बना चुके हैं। इसमें पूछा है T20 इंटरनेशनल में, तो 4000 रन पूरे कर चुके हैं। अब इसमें आप 4000 में जानेंगे मोर में डिटेल्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वह T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4000 रन तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। एक यहाँ से आपको जानकारी मिल गया। कुछ डिटेल्स में समझा देते हैं। तो टेस्ट में 8678 रन बनाए थे, वनडे में आपको 12898 रन बनाए हैं, T20 में 4008 रन बनाए हैं और IPL में 7263 रन बनाए हैं। अब 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम। 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 2 नंबर प्रश्न में दिया है कि लोकसभा में सितंबर 2020 में संविधान अनुसूचित जाति आदेश दूसरा संविधान संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया था, जो किस राज्य में नाकिरू रावण और किरीवीरकर्ण समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का प्रावधान किया था। आपको बताना है किस राज्य में। तो ये हुआ था आपको तमिलनाडु राज्य में। ये इसके हम डिटेल समझ लेते हैं। तो हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में आते हैं, ये भी आपको इसी के अंदर रखे गए हैं। एक है आपका बिंझनिया जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ में है, जो झारखंड और उड़ीसा में ST के अंदर आते हैं, लेकिन आपका इसके अंदर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो 2 प्रश्न हो गया। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपका यहाँ से तीसरा प्रश्न दिया है कि रानी मचैया को 2023 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस नृत्य से संबंधित है। यानी कि ऐसे प्रश्न एक पूछा था। तो इसमें वो है आपका उमाथत डांस कोडागू से। इसका डिटेल समझ लेते हैं। तो उमत आर्ट कुर्ग कर्नाटक में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यह नृत्य कोडवा महिलाओं द्वारा आभूषणों के साथ पारंपरिक कोडवा पोशाक और माथे पर पारंपरिक कुमकुमा पहनकर किया जाता है। अब रानी मचैया से एक डिटेल्स देख लेते हैं कि उन्हें उमाथक की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक उनको उपाधि मिला है। अगला 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न दिया है कि 2022 फीफा अंडर 17
वुमेन यानी कि अंडर 17 साल के जो विजेटर होंगे उसके वुमेन्स वर्ल्ड कप किन 2 राज्यों में हुआ था? तो भारत के आपको 3 राज्यों में हुआ था, 2 में हुआ था, मैं एक एक्स्ट्रा में बता दे रहा हूँ। तो 3 जो शहर मेजबान किया था उसमें भुवनेश्वर, एक हुआ था उड़ीसा और मांगो मिलकर, एक हुआ था गोवा और मुंबई मिलकर महाराष्ट्र में। तो 2 जगह, एक भुवनेश्वर में एक महाराष्ट्र में, 3 शहर में हुआ था। राज्य 3 है और 2 राज्यों में हुआ था, 2 राज्यों में हुआ था लेकिन 3 शहर मिलकर ये संगठित किए थे, आयोजन किए थे। इसमें विजेता की हम बात कर दें तो विजेता स्पेन था और वो विजेता यानी कि उनसे हारे थे वो कोलंबिया। ये प्रश्न हो गए। इसके बाद से पॉलिटी के प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं कि पॉलिटी में किस तरह से प्रश्न आए थे। तो पॉलिटी की बात करें तो 5वां प्रश्न पॉलिटी में है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। इसका आंसर है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के अंदर यही बात आता है। इसमें कुछ अनुच्छेद में समझ लेते हैं। तो 44 संविधान में वर्णित, अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, यानी कि राज्य को नागरिकों के संबंधित इसमें बोला गया था। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं, इस अनुच्छेद से 2 प्रश्न आए थे। एक प्रश्न अनुच्छेद से आपका 149 से किससे संबंधित है, यही आपको बताना है कि अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। तो ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद यानी कि CAG कैग के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अब इसमें कर्तव्य और शक्तियों के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परिषद CAG का उल्लेख के बारे में है। इसमें हम समझते हैं भारत के एक कैग होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति करेगा और इसके पद से केवल उसी रीति से होगा और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से उन आधारों पर उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी कि कैग को जिस प्रकार अगर हटाएंगे उसी प्रकार उच्च न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश को जैसे हटाने का प्रावधान है सेम वैसे ही कैग को हटाने का प्रावधान है। 2 प्रश्न आपको पॉलिटी से हो गया। तीसरा प्रश्न आपको भूगोल से देख लेते हैं। तो भूगोल में आपको है सांगपो किस नदी को कहते हैं? तो सांगपो किस नदी को कहते हैं? तो इसका अलग अलग हर जगह नाम है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चिमायुंगडुंग हिमसद से निकलती है, यानी कि इसको किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, जिसको भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आप समझ लेते हैं यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर निकलती है, बहती है, सॉरी। इसमें बताना था आपको कि कहाँ से निकलती है, इस क्वेश्चन में कहाँ से निकलती है, तो यही बताना था इसका आंसर। अब इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पे किस नाम से इसको जाना जाता है। तो तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और आपके इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करते समय इसे दिहांग नदी कहा जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करेगी तो उस समय इनका नाम होगा दिहांग नदी। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, यानी कि भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से फेमस है। और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। क्या? बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, गंगा जमुना सरस्वती, तो वहीं गंगा ये जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जाना जाता है। भूगोल के अंदर ही एक प्रश्न है आपको, नील नदी कहाँ पे जाकर गिरती है? अब पूछा जा रहा है कि नील नदी, उसमें पूछा था कहाँ से निकलती है, इसमें पूछा है कहाँ पे जाके गिरती है। तो ये गिरती है भूमध्य सागर के इफ्ती के पास। अब इसका डिटेल समझ लेते हैं। तो इसमें है संसार की सबसे बड़ी नील नदी जो है वो नील नदी है। संसार की सबसे बड़ी नदी अगर पूछे तो वो नील नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो उसमें लंबाई हो जाएगा 6650 किलोमीटर, जो दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। इसका डिटेल्स हो गया। इससे संबंधित एक और प्रश्न जान लेते हैं इसी से। तो यह उत्तरी पूर्वी अफ्रीका की प्रमुख नदी है जो मिस्र
कहाँ पे? मिस्र, सूडान, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, उसके बाद से युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी होकर बहती है। यानी इतने जगहों से क्या होती है? ये घूमती हुई बहती है इतने देशों से। तो यही है दुनिया की सबसे बड़ी नदी, नील नदी। भूगोल में एक और प्रश्न आया था कि पश्चिमी और पूर्वी गलियारों को कौन जोड़ता है? एक जैसे इंडिया का नक्शा है, अगर ऐसे मान लीजिए, एक बार आपको बता के दिखा दे रहा हूँ। इंडिया का ऐसे नक्शा है मान लीजिए, ठीक। ऐसे अगर आपका इंडिया का नक्शा हो गया, ऐसे इंडिया का नक्शा हो गया, ठीक। अब पूछा जा रहा है इसमें गलियारा के बारे में। किसके बारे में? गलियारा, पश्चिमी और पूर्वी। यानी यहाँ से एक रास्ता है जो कि आपको जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसी रास्ते की मांग किया गया था कि इस वाले पाकिस्तान को, इस पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आने के लिए हमको एक गलियारे चाहिए। इसी गलियारे के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पश्चिमी पूर्वी गलियारों को कौन जोड़ता है? तो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर को कुल लंबाई, यानी इस गलियारों को जो जोड़ता है वो पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर जोड़ता है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 3300 किलोमीटर है। क्या है? 3300 किलोमीटर। इसमें डिटेल समझ लेते हैं। तो पूर्वी पश्चिमी गलियारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से होकर गुजरती है। जो भारत का नक्शा में ऐसे बनाए थे ऐसे, तो ये आपकी पूर्वी पश्चिमी में गलियारे में गुजरात से निकलेगी, राजस्थान जाएगी, मध्य प्रदेश आएगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को निकल जाती है। ऐसे गलियारा है एक, इसको पश्चिमी पूर्वी गलियारा बोल जाता है। एक आपका गलियारा है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। भारत में यह सिल्वर, असम और पूर्वांचल गुजरात को शहर को जोड़ती है। इसका यानी कि जो आंसर पूछा जा रहा है कि पश्चिमी पूर्वी गलियारा को कौन जोड़ता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है इसको, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। भूगोल के अंदर ही यही 9 नंबर प्रश्न हो गया। अब नृत्य, उत्सव और कला से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि रोशन कुमारी, क्या रोशन कुमारी शोभना नारायण किस संस्कृत नृत्य से संबंधित है? तो कथक से है। क्या? कथक से है। अब कथक में इसके थोड़ा सा डिटेल्स से समझ लीजिए कि प्रमुख कथक डांसर कौन कौन है। नाम ही पूछा था ना कि कथक किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक से है। तो कथक के और कौन कौन प्रमुख है उनके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो शंभू महाराज हैं, दमयंती जोशी है, सितारा देवी है, उमा शर्मा, गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, बिरजू महाराज, इनका नाम तो आप सुने होंगे जरूर, कुमुदीन लखिया, शोभना नारायण, सुनैना, हजारी लाल, रानी कर्ण, पुरुदक्षिच, उसके बाद से कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना। इतने जो डांसर है वो आपको, और 2 ये हो गया रोशन कुमार और शोभना नारायण, एक कथक के प्रमुख नृत्य शास्त्र के संबंधित हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसी से संबंधित एक 11 नंबर प्रश्न है कि लोक नृत्य यक्षगान की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? यक्षगान की उत्पत्ति के बारे में पूछा है तो कर्नाटक में हुई है। और कर्नाटक में और कौन से लोक नृत्य है इसके बारे में जान लेते हैं। तो वहाँ पे है दोलू कुनिथा, बोलक आट, बूथा आराधने, बिरगसे और कंसले, ये प्रमुख नृत्य है। वहाँ के अन्य नृत्य हैं। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न है, आपका 12 नंबर प्रश्न दिया है कि गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? क्या? गुरु नानक जयंती। देखिए गुरु नानक जयंती के बारे में पूछा गया है। आप ही मान लीजिए 5 तारीख को सितंबर दिवस में शिक्षक दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आने की संभावना है। तो गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी के जन्मदिन पे। किसके? गुरु नानक जी के जन्मदिन, यानी कि कब मनाया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर साल आपको मनाया जाता है। ये डेट चेंज हो सकता है लेकिन कार्तिक पूर्णिमा चेंज नहीं होगा।
पूर्णिमा जब होगा कार्तिक में, उसी दिन गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ गुरु नानक देव के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु नानक देव जो सिख समुदाय के संस्थापक एवं प्रथम गुरु हैं, इनका जन्म रायभोई के तलवंडी यानी पंजाब आज के आधुनिक पाकिस्तान में हुआ, यूँ समाधि करतारपुर साहिब आधुनिक पाकिस्तान में हुआ। जब उनका जन्म हुआ था उस समय पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था। एक प्रश्न इस टाइप के पूछे गए थे, संगीतकार युग में जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो इसे एक प्रश्न आया था। तो भारत रत्न प्राप्तकर्ता के इसमें नाम आज को आ जाएंगे, इसमें नाम आ जाएगा, डेट है और किस से संबंधित है, ये प्रश्न आपको मिलने वाला है। अगर इस टाइप का प्रश्न अगर नेक्स्ट भी वीडियो में कभी नेक्स्ट एग्जाम में अगर किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इस 6 को देखे रहिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। तो देखिए भारत रत्न 1998 में दिया गया था, वो SS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था जो कर्नाटक शास्त्रीय गायिका का है। एक आपको भारत रत्न दिया गया 1999 में रविशंकर को जो सितार वादक है। एक दिया गया था 2001 में लता मंगेशकर को जो कि गायिका है, को इनकी बचाने की जरूरत नहीं है, इनकी पहचान तो इतनी ज़्यादा है कि आप खुद समझ लीजिए कि लता मंगेशकर को किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उसके बाद से 2001 की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, इसको भी हमको लगता है कि 90% क्या 100% लोग जानते हैं कि हिंदुस्तानी शहनाई वादक जो थे बिस्मिल्लाह खान थे। एक प्रश्न एक और दिया था कि 2009 में भीम जोशी को मिला था, ये भी आपको शास्त्रीय गायक थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। एक अगला और अंतिम है कि 2019 में भूपेन हजारी को मिला था। तो अगर पूछ देगा कि 2019 का भारत रत्न किन्हें मिला है तो भूपेन हजारी को। ये भी पूछ सकता है वो किससे संबंधित है, तो असम के भारतीय पार्श्व गायक से संबंधित है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको आए थे। 13 हो गया। चलिए अब हिस्ट्री में देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में आपका 14 नंबर प्रश्न दिया है कि किस सभा को स्थापना SN रनाडे और जेवी ने 2 अप्रैल 1870 को किया था। किस सभा को, तो पूना सार्वजनिक सभा को। किसको, पूना सार्वजनिक सभा को 2 अप्रैल 1880 को दिया गया था। 15 प्रश्न देख लेते हैं। 15 प्रश्न दिया है कि भीतरगांव कहाँ पर है, जहाँ पे गुप्त साम्राज्य के समय से जीवित सबसे बड़ा ईंट के मंदिर मिला है। यानी कि भीतरगांव के बारे में पूछा गया है जो कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित है और वहाँ पे ईंट की बहुत बड़ी, भारत की सबसे बड़ी ईंट की मंदिर है, वो कहाँ पे है। तो ये है आपका भीतरगांव, जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास एक टाउन है जो अपने प्राचीन मंदिर के लिए फेमस है, यानी कि प्राचीन मंदिर के नाम से उसे फेमस है भीतरगांव। 15 प्रश्न हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 15 है, ये 16 है। तो चलिए 16 प्रश्न देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि बंगाल के विभाजन से कौन सा आंदोलन जुड़ा है। कौन सा आंदोलन जुड़ा है, तो ये जुड़ा है स्वदेशी आंदोलन। अब इसे थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय को घोषणा दिया था। तो कौन दिया था, लॉर्ड कर्जन। डेट भी याद रखिएगा, डेट भी पूछता है, 19 जुलाई 1905 में। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किला के किस गेट के ऊपर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। यानी कि उस समय जो फहराया गया था वो कहाँ पे, तो लाहौरी गेट पे। कहाँ पे, लाहौरी गेट। 17 प्रश्न हो गए। 18 प्रश्न आपको यहाँ से आपको मिलने वाला है अर्थशास्त्र से। किससे, अर्थशास्त्र से। तो चलिए अर्थशास्त्र से प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न दिया है कि GDP में से मूल्य ह्रास कम करने पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि GDP में मूल्य ह्रास को जब हटा दीजिएगा तो कौन सा प्राप्त होगा, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या NDP। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न दिया है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है। तो मैं इसका थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूँ कि डेबिट कार्ड जो होता है, आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं, ऐसा डेबिट कार्ड का मतलब होता है डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड करता है कि आप एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसा उधार ले रहे हैं किसी बैंक से। ठीक, तो यही इसका थोड़ा सा मैं डिटेल्स बताया। अब विज्ञान से प्रश्न जो साइंस में पूछे गए थे, तो साइंस में किस टाइप के प्रश्न आए थे, चलिए इसको देख लेते हैं। तो साइंस में आपको साइंस के अंदर केमिस्ट्री से एक प्रश्न आया था कि सिंबल से, कि सिंबल ऐसे के बना रहता है, उस किस लैटिन शब्द का नाम है ये, यानी कि कैलिन इसको बोलते हैं। के मतलब कैलिन,
इस किस तत्व का लैंटिन नाम है? तो पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम। यानी कि आप समझ रहे हैं कि पोटेशियम का पी होना चाहिए, लेकिन पी ना होकर क्या होता है? के होता है। जैसे हाइड्रोजन का एच, हाइड्रोजन एच से है तो एच है, ऑक्सीजन ओ से है तो ओ है। ऐसे ही ए यू है, ए जी है, इसका नाम क्या है? आपका अलग अलग है। समझ रहे हैं? पारा है तो पारा रहना चाहिए पी से, लेकिन क्या होता है? एच जी होता है। तो वहीं आपको लैंटिन है, लैंटिन मतलब क्या होता है? तो लैंटिन नाम इसका पूछा था कि किस चीज़ का लैंटिन नाम है? तो पोटेशियम का। चलिए, साइंस में एक प्रश्न आपको दिया है कि 1873 में, ये भी देखिए सन भी याद रखिएगा, सन से भी प्रश्न आ जाएगा कि तंत्रिका तंत्र को किसने चित्रण किया? सन भी पूछ देगा कि कमिलो गोल्गी अगर पूछ दे कि कमिलो गोल्गी तांत्रिक तंत्र को किस सन में चित्रण किए थे? तो 1873 में। अब यहाँ पे पूछा है कि 1873 में, सन दे दिया है कि तंत्रिका तंत्र को किसने चित्रण किया? तो कमिलो गोल्गी ने। ये हो गया 21 नंबर प्रश्न। चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है आपका कि क्रैकिंग द कोड माई जर्निंग इन बॉलीवुड के सह लेखक कौन है? लेखक नहीं पूछ रहा है, सह लेखक। तो सह लेखक है ताहिर कश्यप। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न, एक नंबर में मिस्टेकिंग हुआ नंबरिंग में। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो मंदारिन भाषा कौन सा देश का है? तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सबको पता है। ये है चीन का। किसका? चीन का भाषा है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया है कमलेश्वर के किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो कितने पाकिस्तान एक उनका उपन्यास है। कितने पाकिस्तान, उन्हीं को दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितने पाकिस्तान? 2003 में। तो ये सारे प्रश्न इस टाइप के आए थे। अगर 5 तारीख को आपको प्रश्न चाहिए उसका एनालिसिस, तो 5 तारीख का एनालिसिस के लिए आपको इस चैनल को क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन में ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर दीजिएगा। ऑल पे जब क्लिक कीजिएगा तो मैं किसी भी प्रकार का वीडियो डालूँ, आपसे संबंधित, एजुकेशन से संबंधित आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपका दिन अच्छा हो, आप अच्छे से तैयारी करिए हैं तो और अच्छे से तैयारी करके आप अपना पेपर दीजिए, अच्छा से दीजिए, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू।